हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग हमारे इनकम टैक्स सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका हम आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब यूनिट नंबर 2 को शुरू करेंगे जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरीज। इसको शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि पीडीएफ के डाउनलोड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। साथ ही साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जिसके लिए जौन सा चीज़ रेलेवेंट होगा वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। याद रखना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो या व्हाट्सएप को करो, सेम इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, तो कोई भी मल्टीपल ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं करेगा। सिर्फ एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेने से तुम्हारा काम हो जाएगा। और मैं बोलूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप हम लोग हमेशा उसमें अपडेट करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप रेगुलर बेसिस पे अपडेट नहीं होता है। ठीक है, तो बेटर है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, जिससे कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और हमेशा तुम लोग जुड़े रहोगे। सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है ज्वाइन करने का। अब हमेशा एक और चीज़ याद रखना कि वीडियो को हमेशा प्लेलिस्ट में जाके देखना है। ऐसा नहीं कि स्क्रॉल करते करते आ गए और मिल गया तुमको वीडियो। प्लेलिस्ट पे जाके देखना। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो तुमको रेगुलरली अपडेट मिलता रहेगा। कोई भी वीडियो अपडेट होते ही, अपलोड होते ही अपडेट मिलेगा। साथ ही साथ में वीडियोस अगर पसंद आता होगा तो लाइक करना, जिससे हमको पता चलेगा कि हमको और वीडियोज अपलोड करना है या नहीं करना है। ठीक है, चलो अब आते हैं बात इनकम फ्रॉम सैलरीज, जो हमारा पहला टॉपिक होगा आज का, मतलब यूनिट नंबर 2 का। दो पार्ट है, एक है इनकम फ्रॉम सैलरीज वाला पार्ट और दूसरा पार्ट है हाउस प्रॉपर्टी वाला पार्ट। अब ये दोनों क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले याद करो, हम फर्स्ट वीडियो में जब हम हेड्स ऑफ इनकम पढ़ रहे थे, इस प्लेलिस्ट में जाओगे इनकम टैक्स वाले प्लेलिस्ट में, तो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है हेड्स ऑफ इनकम, जहाँ पे हमने 5 हेड ऑफ इनकम को डिस्कस किया था। उसमें से सबसे पहला हेड था इनकम फ्रॉम सैलरीज, सेकंड हेड था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हेड था इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, फोर्थ हेड था कैपिटल गेन्स और फिफ्थ हेड था अदर सोर्सेज। तो यूनिट नंबर 2 के अंदर दो पार्ट कवर्ड है। एक है पार्ट ए जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरीज है, और दूसरा है पार्ट बी जिसके अंदर हम लोग हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज। अब ये इनकम फ्रॉम सैलरीज होता क्या है? बहुत सारे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ होते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को जनरली क्या देता है? सैलरीज देता है ना। वो महीने का जो काम करता है, महीने का जो तनख्वाह आता है उसके अकाउंट में, उसको बोला जाता है सैलरी। अब क्या ये सैलरी पे टैक्स देना पड़ेगा? ऑब्वियसली देना पड़ेगा, लेकिन एक लिमिट क्रॉस होने पे ही हमको टैक्स देना पड़ता है। मतलब सालाना हमारा अभी का जो करंट लिमिट है वो है 5 लाख रुपये। अगर 5 लाख रुपये से ज़्यादा हम लोग सैलरी में कमा रहे हैं साल भर में, तब हमको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। हमारा अगर टोटल इनकम 5 लाख है तो। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम सैलरीज को पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि सैलरी होता क्या है और सैलरी के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप क्या होता है। आज का टॉपिक पूरा बेसिक्स के ऊपर होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारा इनकम फ्रॉम सैलरीज इंट्रोडक्शन। देखो, इसके अंदर अगर सेक्शन आएगा तो 3 सेक्शन आएगा। एक है सेक्शन नंबर 15, 16 एंड 17। ये 3 सेक्शन के अंदर पूरे टॉपिक को कवर किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या होता है। मतलब कौन एम्प्लॉई होता है, कौन एम्प्लॉयर होता है। बिकॉज अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है रिलेशनशिप, तो ये सैलरी तो होगा ही नहीं। तो सैलरी होगा ही नहीं तो हेड ऑफ इनकम के अंदर में आएगा नहीं। तो इसीलिए पहले हमको पता लगाना पड़ेगा क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तभी वो इनकम क्या होगा? सैलरीज के अंदर में टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तब वो इनकम सैलरीज के अंदर में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप देखते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। एवरी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई, कोई भी पेमेंट जो एम्प्लॉयर किसको देता है? अपने एम्प्लॉय को देता है। फॉर सर्विस रेंडर्ड वुड बी चार्जेबल टू टैक्स एज सैलरीज, उसको हम सैलरीज के अंदर में क्या करेंगे? टैक्स चार्ज करेंगे। ठीक है, बिफोर एन इनकम कैन बी चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, इट इज़ वाइटल दैट देयर शुड एग्जिस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। पेयर कौन हो गया? एम्प्लॉयर, और पेई कौन हो गया? एम्प्लॉई। द रिलेशनशिप ऑफ एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, उनके बीच में एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होना चाहिए। एम्प्लॉयर मतलब जो जॉब देता है, एम्प्लॉय मतलब जो जॉब लेता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, देखते हैं क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या नहीं है। सबसे पहला एग्जाम्पल, सुजाता जो कि एक एक्ट्रेस थी, मॉडल है, वो इज एम्प्लॉयड इन चोपड़ा फिल्म्स। एक कंपनी है चोपड़ा फिल्म्स, उसमें एक एक्टर क्या है? एम्प्लॉयड है।
वेयर सी इज पेड अ मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ 2 लाख रुपीज, उसको मंथली कितना रुपए मिलता है वहां से 2 लाख रुपए मिलता है। सी एक्ट इन वेरियस फिल्म प्रोड्यूस बाय वेरियस प्रोड्यूसर्स, द रेम्यूनरेशन फॉर एक्टिंग इन सच फिल्म इज डायरेक्टली पेड टू चोपड़ा फिल्म्स बाय द डिफरेंट प्रोड्यूसर्स। वो बहुत सारे फिल्मों में काम करती है जिसका पैसा चोपड़ा फिल्म्स को मिलता है, और उसके बाद चोपड़ा फिल्म्स उस एक्टर को क्या देता है, सैलरी देता है। मतलब मान लो 3 मूवी बनाया गया, ठीक है, एक था 3 इडियट्स, एक बताओ और बताओ 3 मूवी, उसके बाद एक सलमान खान का मूवी ले लेते हैं, बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी में सलमान था क्या, मुझे याद नहीं कौन था, जो भी था देख लेना। और एक मूवी मान लो XYZ मूवी, 3 ठो मूवी ले लेते हैं। अब ये तीनों मूवी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कोई अलग अलग प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है। ये चोपड़ा फिल्म्स है, ये एक्ट्रेस है, ये कहाँ काम करती है, चोपड़ा फिल्म के अंदर में काम करती है। अब चोपड़ा फिल्म ये एक्टर को कहाँ कहाँ काम करवाया, 3 इडियट पे भी काम करवाया, बाजीराव मस्तानी में भी काम करवा दिया, और फिल्म XYZ में भी काम करवा दिया, जिससे चोपड़ा फिल्म को पैसा मिला। कौन पैसा किसको दे रहा है, 3 इडियट का प्रोड्यूसर पैसा चोपड़ा फिल्म्स को दे रहा है, बाजीराव मस्तानी का जो प्रोड्यूसर है वो पैसा किसको दे रहा है, चोपड़ा फिल्म्स को दे रहा है, XYZ का जो प्रोड्यूसर है वो किसको दे रहा है, चोपड़ा फिल्म्स को दे रहा है। फिर ये चोपड़ा फिल्म्स किसको देता है पेमेंट, एक्ट्रेस को देता है, जिसका नाम है सैलरी, जो कि ₹2 लाख पर मंथ देता है। क्या यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, ऑब्वियसली है। यहाँ पे कौन एम्प्लॉयर है, ही इज एम्प्लॉयर, चोपड़ा फिल्म इज एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉय कौन है, एक्ट्रेस। तो देयर एग्जिस्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, इसीलिए ये इनकम जो एक्ट्रेस का इनकम है वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा, वो अंडर द हेड सैलरीज में टैक्सेबल होगा। इन दिस केस ₹2 लाख विल कॉन्स्टिट्यूट सैलरी इन द हैंड्स ऑफ सुजाता, सिंस द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एग्जिस्ट बिटवीन चोपड़ा फिल्म्स एंड सुजाता। चोपड़ा फिल्म्स और सुजाता के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, इसीलिए वो इनकम सुजाता के इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर में टैक्सेबल होगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, in the above example, if Sujata acts in various films and gets fees from different producers, the same income will be chargeable as income from profession, since the relationship of employer employee does not exist between Sujata and film producer। अब क्या बोला गया देखो, मान लो ये बीच में चोपड़ा फिल्म्स नहीं होता, मतलब ये पेमेंट चोपड़ा फिल्म्स को नहीं मिलके डायरेक्टली किसको मिलता, डायरेक्टली मान लो ये किसको मिल रहा है, एक्ट्रेस को। मतलब 3 इडियट किसको पेमेंट दे रहा है, एक्ट्रेस को दे रहा है। बुक में ये बाजीराव मस्तानी किसको दे रहा है, एक्ट्रेस को दे रहा है, और XYZ भी किसको दे रहा है, एक्ट्रेस को पेमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे इनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, बिकॉज एक्ट्रेस को डायरेक्ट पेमेंट किससे मिल रहा है, फिल्म प्रोड्यूसर से मिल रहा है। तो यहाँ पे एक्ट्रेस का पेमेंट जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरीज पे टैक्सेबल नहीं होगा, वो जाके बिजनेस प्रोफेशन वाले हेडिंग के अंदर में टैक्सेबल होगा। अब ये बिजनेस प्रोफेशन क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक नंबर 3 है वो, मतलब यूनिट नंबर 3 का पहला टॉपिक है। अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम यूनिट नंबर 2 के पहले टॉपिक के अंदर में। तो बिजनेस प्रोफेशन का बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, वो हम यूनिट नंबर 3 में जब जाएंगे सेम एग्जाम्पल को फिर से वहीं पे करेंगे और पता लगाएंगे क्यों यहाँ पे बिजनेस प्रोफेशन में ये टैक्सेबल हुआ। क्लियर है बात, चलें आगे। चलो अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में, देखना मजेदार एग्जाम्पल है। देखो, कमीशन रिसीव्ड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, कंपनी का डायरेक्टर जो है उसको कमीशन रिसीव हुआ इस सैलरी इफ द डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय हुआ तो उसको जो सैलरी मिलेगा या उसको जो कमीशन मिलेगा, कमीशन मिलता है डायरेक्टर लोगों को, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म किया तो डायरेक्टर को कमीशन दिया जाता है, तो वो कमीशन भी सैलरी के अंदर में ही टैक्सेबल होगा। इफ हाउएवर द डायरेक्टर इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है उस कंपनी का, द स्टेट कमीशन कैन नॉट बी चार्ज अंडर सैलरी बट हैज टू बी चार्ज आइदर एज इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा तो वो टैक्स फ्री हो गया, वो टैक्स फ्री नहीं हुआ,
वो टैक्स तो लगेगा उस पर, लेकिन वो कौन से हेड पे जाके लगेगा, वो बिजनेस प्रोफेशन पे जाके लगेगा या फिर अदर सोर्सेस में जाके लगेगा। हर जगह अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। सैलरी का ट्रीटमेंट अलग होता है, उस पर टैक्स अलग प्रकार से लगाया जाता है। कुछ एग्जेम्पशंस, कुछ डिडक्शंस मिलता है सैलरी से जो कि बिजनेस प्रोफेशन में नहीं मिलता। कुछ एग्जाम्शन डिडक्शन बिजनेस प्रोफेशन में मिलता है जो कि सैलरीज के अंदर में नहीं मिलता। कुछ एग्जाम्शन डिडक्शंस अदर सोर्सेस में मिलता है जो कि बिजनेस प्रोफेशन या फिर सैलरी के अंदर में नहीं मिलता। तो इसीलिए ज़रूरी है हमको पता लगाना कि कौन सा इनकम कौन से हेड के अंदर में टैक्सेबल होगा। क्लियर है? अगर डायरेक्टर एम्प्लॉई है तो डायरेक्टर को कमीशन का पैसा मिलता है तो वो हेड किस में जाएगा, सैलरी के अंदर में जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्टर एम्प्लॉई नहीं है तो उस केस में अगर डायरेक्टर को कमीशन मिलता है तो वो या फिर बिजनेस प्रोफेशन में जा सकता है या तो अदर सोर्सेस में जा सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सा उसका केस है। अब वो कैसे पता चलेगा, वो हम जब बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेस पहुंचेंगे ना, तब वहाँ पे सेम एग्जाम्पल करेंगे जहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ होने से बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा और क्या होने से अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। क्लियर है बात? चलें आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर में, और आज के लिए आखिरी एग्जाम्पल देखना। सैलरी पेड टू अ पार्टनर बाय अ फर्म इज नथिंग बट अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कोई पार्टनर को अगर सैलरी मिलता है, पार्टनर मतलब कौन होता है पार्टनर, याद करो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा पार्टनर नहीं, वो दोस्त पार्टनर का बात नहीं हो रहा है। याद करो, हम पार्टनरशिप फर्म का टॉपिक पढ़े थे यूनिट 1 के अंदर। पार्टनरशिप फर्म के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं। मान लो पार्टनर ने बहुत ज़्यादा मेहनत से काम किया और उसका पार्टनरशिप फर्म उसको क्या दे रहा है, सैलरी दे रहा है। तो क्या ये सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरीज में टैक्सेबल होगा पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर के अकाउंट में? नहीं होगा टैक्स, क्योंकि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कभी भी नहीं होता है। जो पार्टनर है वो क्या होता है, मालिक होता है, उसके बीच में एम्प्लॉय नहीं होता है। वो बिजनेस का एम्प्लॉय नहीं है, वो बिजनेस का मालिक है। इसीलिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, जिससे कि अमाउंट कहाँ पे टैक्सेबल होगा, वो जाके बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। ठीक है? कोई भी प्रकार का सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन जो भी मिलता है वो कहाँ पे जाके टैक्सेबल होगा, वो जाके बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा, सैलरी के अंदर में नहीं होगा। बिकॉज सैलरी के अंदर टैक्सेबल होने के लिए सबसे बेसिक कंडीशन यही है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। अब पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में कहाँ से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आया? उनके बीच में तो ओनर का रिलेशनशिप है। बिजनेस का ओनर कौन है? जो पार्टनर है वो मालिक है बिजनेस का, तो वहाँ पे तो मालिकाना अधिकार है ना, वहाँ पे सैलरी थोड़ी है, तो वहाँ पे सैलरी वाला बात नहीं आएगा। The same is to be charged income from profit and gains of business. This is to be discussed. This is primarily because the relationship between firm and partner is not that of a employer and employee. और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे, बिजनेस प्रोफेशन वाला, ये हम लोग यूनिट 3 का पार्ट ए में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन को पढ़ेंगे। बात क्लियर है? चलो, ये तो हो गया बात क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में, जो है फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। ज़रूरी नहीं है कि फुल टाइम एम्प्लॉय होना चाहिए, कोई एम्प्लॉय पार्ट टाइम होते हैं। जैसे कि कोई एम्प्लॉय होते हैं जो बोलते हैं कि मैं डेली सुबह 2 घंटे काम करूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा क्योंकि मैं अपना अलग बिजनेस करता हूं, या मैं और कहीं काम करता हूं, या मुझे और कुछ करना होता है। तो कभी कभार क्या होता है, एम्प्लॉय फुल टाइम नहीं होता बल्कि पार्ट टाइम होता है। तो पार्ट टाइम और फुल टाइम से हमको कोई लेना देना नहीं है, भले पार्ट टाइम हो भले फुल टाइम हो। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। पार्ट टाइम एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तब भी इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर में टैक्सेबल होगा। ओन्स द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एग्जिस्ट, द इनकम इज टू बी चार्ज अंडर द हेड सैलरी। इट डज नॉट मैटर वेदर द एम्प्लॉय इज अ फुल टाइम और पार्ट टाइम। फुल टाइम एम्प्लॉय है या फिर पार्ट टाइम एम्प्लॉय है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगा, इनकम हमारा टैक्सेबल होगा सैलरीज के अंदर में। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो चाहे कुछ भी हो जाए वो सैलरीज के अंदर में टैक्सेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर मोर देन वन एम्प्लॉयर, 2 जगहों में काम करता है, एक सुबह एक जगह काम करता है, शाम को एक जगह काम करता है। Salaries received from all the employers should be clubbed and brought to charge from the relevant previous year. सभी के सैलरीज को हम ऐड कर देंगे। मान लो सुबह जाता है ए में, शाम को जाता है बी,
एक ए लिमिटेड कंपनी है और बी लिमिटेड कंपनी है। सुबह काम करने जाता है ए लिमिटेड के अंदर, शाम को काम करने जाता है बी लिमिटेड के अंदर। ए लिमिटेड सुबह काम करने का नाम का उसको महीना 10,000 देता है और इसको काम करने का नाम का महीना 20,000 देता है। तो टोटल इनकम पर मंथ इसका कितना हो गया? 30,000। अब हम इनकम फ्रॉम सैलरीज पर मंथ कितना ले लेंगे? 30,000 ले लेंगे, मतलब टोटल सैलरीज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है फॉरगोइंग ऑफ सैलरीज। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी मतलब देखो यहां पे आता है एक लॉजिक, नया लॉजिक। क्या है नया लॉजिक बताऊं? पहले क्या होता था, डायरेक्टर जो है कंपनी का डायरेक्टर या जो बड़े बड़े जो ज्यादा सैलरीज जिनको मिलता है ना, वो लोग गेम खेला करते थे ताकि टैक्स देना ना पड़े। क्या करते थे, मान लो मैं क्या किया, ये कंपनी है, दिस इज ये मैं हूं, मैं इस कंपनी में काम करता हूं, मुझे मंथली कितना मिलता है? 2 लाख रुपए मंथली मिलता है, मतलब सालाना कितना हो गया? 24 लाख रुपए हो गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 24 लाख रुपए तो मिलना ही चाहिए, तो 24 लाख रुपए मुझे मिलता है। तो मैं देखा 24 लाख रुपए के ऊपर बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स हो जाता है, तो एक काम किया जाए, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने कंपनी को बोलता हूँ कि एक काम कर, तू मुझे सैलरी मत दे, तू एक काम कर, मुझे सिर्फ 6 महीने का सैलरी दे। 2 लाख रुपए इंटू 6 मंथ कितना हो गया? 12 लाख रुपए। 12 लाख पे कम टैक्स आएगा। और तू क्या करना, बाकी 6 महीने का सैलरी 2 लाख रुपए इंटू 6, ये किसको दे देना? 12 लाख रुपए। ये 12 लाख रुपए मेरे घर के पास में एक मंदिर है, जिस मंदिर का फंड मेरे पास ही रहता है। देखो क्या गेम खेला गया, क्या बोला गया कंपनी को, तू मुझे 12 लाख देना, सिर्फ 12 लाख देना, बाकी का 12 लाख रुपए क्या कर देना? इस मंदिर के डोनेशन बॉक्स में लाके डाल देना। मैं अपने आप मंदिर के साथ सेटल कर लूंगा, मामला मैं अपने आप सेटल कर लूंगा। अब बताओ इसमें बेवकूफ़ कौन बना? इसमें बेवकूफ़ बन गया हमारा गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट अब क्या करेगा? गवर्नमेंट अब 12 लाख पे टैक्स लगाएगा और बाकी के 12 लाख तो मंदिर ले गया, और मंदिर के इनकम पे कोई टैक्स लगता नहीं है, मंदिर को तो सारा एग्जम्पशन है। अब गया 12 लाख पे टैक्स। गेम हुआ या नहीं हुआ मिस्टर मेरे द्वारा? यही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट काम हालांकि ये नहीं होता है, उनका काम होता है टैक्स को प्लानिंग करना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार का काम करके टैक्स के चोरी करना चाहते हैं। अब गवर्नमेंट क्या बोला पता है? अब गवर्नमेंट यहाँ पे रूल ले आया, ऐसा बहुत लोग करने लगे तो गवर्नमेंट यहाँ पे नया रूल लेके आया। क्या रूल लेके आया? ओन्स द सैलरी एक्रूज, मतलब एक बार सैलरी ड्यू हो गया, चाहे वो तुम लो या ना लो, चाहे तुम लो या ना लो, डायरेक्टली अगर मैं किसी और को भी दे देता हूं तो भी उसके ऊपर तुमको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट क्या बोला कि ये 12 लाख अगर मैं मंदिर में भी देता हूं, अगर कंपनी इस 12 लाख को मंदिर में भी दे दे तो भी तुम्हारा टैक्स कितने पे कैलकुलेट होगा? 24 लाख पे ही होगा, 12 लाख पे नहीं होगा। समझ में आई बात? मतलब जो गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर दिया, एक नया प्रोविज़न लेके आ गया, जिसके अंदर वो बोला कि अगर मेरे कहने पे मैंने ऐसा कहा कंपनी को, जिससे कंपनी क्या कर रहा है? पैसा मंदिर को दे रहा है। अगर मेरे कहने पे कंपनी किसी और को डायरेक्टली पे कर दे तो भी उसके ऊपर टैक्स किसको लगाएगा? मुझे ही देना पड़ेगा। तो यही है हमारा टॉपिक, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। अगर मैं अपना सैलरी को फॉरगो कर देता हूँ, माँ बोलता हूँ मुझे मत दो, किसी और को दे दो, मुझे नहीं चाहिए सैलरी, तो मैं तो ऐसा कर तो सकता हूँ, मैं बोल तो सकता हूँ मेरा सैलरी गरीबों में बांट देना, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन टैक्स मुझे देना पड़ेगा, चाहे मैं गरीबों में बांटूँ, चाहे मैं मंदिर में बांटूँ, चाहे मैं मस्जिद में बांटूँ, या चाहे मैं कहीं और बांटूँ। सैलरी बटेगा तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सैलरी बटेगा, गवर्नमेंट मना नहीं करेगा, लेकिन गवर्नमेंट मुझे पकड़ेगा, बोलेगा जो पैसा बट गया उस पर भी टैक्स तुझे ही देना पड़ेगा, कोई और नहीं देगा। तो मेरा टैक्स लायबिलिटी कम नहीं होने वाला। ओन्स द सैलरी एक्रूज, द सब्सिक्वेंट वेवर बाय द एम्प्लॉय डज नॉट एब्जॉल्व हिम फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स। मतलब अगर वो अपना सैलरी को वेव करवा दे या किसी और को पे करवा दे या कंपनी से लेने से मना कर दे पैसा,
तब भी इनकम टैक्स तो देना ही पड़ेगा। जो बचा पैसा है एम्प्लॉय के पास वो अपने बाकी पैसों में से पूरा अमाउंट पे इनकम टैक्स देगा, मतलब 24 लाख रुपए के पूरा इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, सच वेवर इज ओनली एन एप्लीकेशन हैंस चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 5। क्या लिखा है एग्जाम्पल नंबर 5 में, देखते हैं। मिस्टर ए एन एम्प्लॉय इंस्ट्रक्ट्स हिज एम्प्लॉयर दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन रिसीविंग द सैलरी फॉर अप्रैल 21। वो बोला मुझे अप्रैल का सैलरी नहीं चाहिए, तुम एक काम करो, द सेम माइट बी डोनेटेड टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को वो पैसा दे दिया जाए, मुझे सैलरी नहीं चाहिए। लेकिन तब भी इन दिस केस मिस्टर ए कैन नॉट क्लेम दैट ही कैन नॉट बी चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ सैलरी फॉर अप्रैल, ही इज ओनली ड्यू टू हिज इंस्ट्रक्शन, बिकॉज वो अपने उसके इंस्ट्रक्शन के वजह से वो डोनेशन दिया जा रहा है, इसीलिए टैक्स तो किसको देना पड़ेगा, टैक्स एम्प्लॉय को ही देना पड़ेगा। हेंस द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 21 विल बी चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए को वो सैलरी पे भी टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो पैसा ले या ना ले। अब उसके बाद वो डोनेशन के नाम का 80G पे डिडक्शन क्लेम कर सकता है, मतलब टैक्स पे तो लगाया जाएगा लेकिन 80G के अंदर उसको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। अब ये 80G क्या है, ये हमारा यूनिट नंबर 4 के अंदर में आएगा। चैप्टर 6A का जब हम डिडक्शन पढ़ेंगे ना, चैप्टर 6A डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A बोल के टॉपिक है यूनिट नंबर 4 में, वहाँ पे 80G डिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से तुम्हारा ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहीं तक होल्ड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, बेसिस ऑफ चार्ज के बारे में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को सीरियली देखना है, हमेशा ग्रुप ज्वाइन करना है और डिस्क्रिप्शन के अंदर में PDF डाउनलोड का लिंक होगा हमेशा। ठीक है, चलो बाय बाय।